चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, कल मैंने गॉस लॉ पूरा बताया था। अब मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था। होमवर्क यही था कि गॉस लॉ का जो प्रूफ है वो लिख के आओ। ठीक है, तो लिख के आए हैं? कमेंट में पहले बता दो, नहीं लिखा है तो कुछ मतलब ही नहीं है फिर। हैव यू रिटन? एटलीस्ट टेल यस और नो। चाइना मध्ये बाहेर आली। यस सर। ठीक है, लिखा है ना? सो मैं, चलो ठीक है, वेरी गुड। मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स का नाम ले रहा हूँ, वो स्टूडेंट होमवर्क दिखाएंगे। जिनका मैं नाम पूछो। हेलो सर। हाँ जल्दी बोलो। वो जो बुक में जो डेरिवेशन दिया है ना गॉस लॉ का, हाँ सर वो समझ नहीं रहा है उसमें जो सॉलिड एंगल का लिया। हाँ, तो ये 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेशन है कि 12th का है? 11th का है सर। तो आपने 11th में करके नहीं आया क्या? उस टाइम पे डाउट नहीं पूछा टीचर को? बोलो। सर याद नहीं आ रहा। हाँ यही होता है। पूछा था डाउट्स उस टाइम पे मैडम को या सर को? सॉलिड एंगल के बारे में पूछा था उस टाइम पे? सर शायद पूछा होगा। हाँ शायद पूछा होगा। तुमको, अरे भाई तुमने अगर पूछा होगा तो तुम्हारे सर ने बताया होगा, क्लियर हुआ रहेगा ना उस टाइम पे? नहीं, वो तुमको नहीं याद ही नहीं है कि पूछा था कि नहीं। ठीक है। कभी किया था प्रूफ 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से? तुमने किया था, पढ़ा था कभी प्रूफ? सर दूसरे तरीके से प्रूफ किया, वो वाला आया पर ये बुक वाला नहीं आया। नहीं नहीं, सॉलिड एंगल से ही प्रूफ किया होगा, और कौन से तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? सॉलिड एंगल तो पक्का। सॉलिड एंगल कभी डिस्कस हुआ था क्लास में? सॉलिड एंगल हाँ सर क्लास हुआ में था। टीचर ने डिस्कस किया था ना? हाँ तो दैट सॉलिड एंगल इज द ओनली वे टू प्रूव गॉस लॉ। वो एक ही तरीके से होता है। ठीक है, अभी देखो मैं अभी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वो एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। अब मैं 12th में आके 11th की डेरिवेशन कराऊं तो टाइम वेस्टेज है वो। डोंट वरी, आप रखो अपने पास ये डाउट, कभी ना कभी मैं कर दूंगा। अगर सब कभी क्लासरूम में मिलेंगे, मे बी आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, तो करा दूंगा। या तो मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ तरीका निकाल के मैं समझा दूंगा। अगर मैं वो अभी समझाने बैठूंगा तो आज का पूरा लेक्चर उसमें ही चला जाएगा, सॉलिड एंगल में। दैट आई डोंट वांट, क्योंकि ये 11th में आपको क्लियर करके आना चाहिए था एक्चुअली। डोंट वरी, मैं करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज छोड़ दो, आप अपना ये रखो डाउट एंड नोट इट डाउन समवेयर। मतलब ठीक है। अपने ध्यान में रखना, ये डाउट पूछना है। ठीक है, हाँ सर। कहीं पे लिख के रख दो कि ये सर से पूछना है बाद में। ठीक है, चलो आगे जी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज तो आप लोग ने ये एक्सक्यूज दे दिया, स्क्रीन नहीं दिख रही है ये वगैरह। कल मैं देखता हूँ आप कैसे बचते हो। अगेन आई विल गिव होमवर्क टुडे, और कल मैं वो पूछूंगा आपसे। ठीक है, लेट्स सी हाउ कैन यू सर्वाइव टुमारो। चलो, सेकेंड एप्लीकेशन मैंने कल स्टार्ट किया था। सेकेंड एप्लीकेशन ये है दैट गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर। ये देखो, कल आपने ये डायग्राम भी बनाया था। ये एक सिलेंडर है विच इज इनफाइनाइट लॉन्ग। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इसके ऊपर चार्ज है। देखो चार्ज कितना है हम लोग काउंट नहीं कर सकते बिकॉज ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। सिलेंडर का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इट इज कैपिटल R, बट ये जो एक्सिस ड्रॉ की है, इट इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r we are having a P point. P point पर we want to calculate the electric field E. E calculate करना है at point P. ठीक है, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। We want to calculate the electric field at point P. Obviously हम लोग गॉस लॉ से करेंगे। We will do with a गॉस लॉ। So गॉस लॉ से हम लोग करने वाले हैं। गॉस लॉ का पहला स्टेप क्या होता है? ड्रॉइंग अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। तो देखो अभी मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। सी, look at the Gaussian surface. स्टूडेंट ये है गॉसियन सरफेस। ये देखो, ये बाहर की जो मैंने बनाई है ना, ये दिख रहा है, दिस वन, इट्स अ गॉसियन सरफेस। आई थिंक अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, दिख रहा है ये वाला?
ये जो गॉसियन सरफेस बना है वो भी एक छोटा सा सिलेंडर ही है. इट इज ऑल्सो सिलेंडर. सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज गॉसियन सिलेंडर. ये इमेजिनरी सरफेस है. इसमें ऑब्वियसली पूरा सिलेंडर नहीं आएगा. जो रियल सिलेंडर है वो पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा है. ओनली सम पार्ट ऑफ द रियल सिलेंडर इज कमिंग इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर. ठीक है. अब गॉसियन सिलेंडर के बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ. सपोज द लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर. गॉसियन सिलेंडर की जो लेंथ है ना वो L है. ये देखो यहाँ पे लिखा है L is the length of this Gaussian cylinder. The radius of this cylinder. क्या आप मुझे बता सकते हो what is the radius of this Gaussian cylinder? कोई भी बताओ एक स्टूडेंट. स्मॉल आर है. Small r is the radius of Gaussian cylinder. Very good. ठीक है. अब ध्यान से सुनो. अब Gaussian cylinder हो गया. चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. P is a point on the surface of this Gaussian cylinder. जो Gaussian cylinder है उसकी सरफेस पे देखो ये P पॉइंट है. ओके. अब स्टेप 2 में चालू कर रहा हूँ. स्टेप 2 है कि आप यू टेक अ स्मॉल एरिया DA ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर. ये देखो यहां पर मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया. ये देखो सी दिस एरिया. इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया टेकन ऑन द गॉसियन सिलेंडर. ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया ना इट इज अ DA. एरिया DA है. और आपको याद होगा हाउ टू ड्रॉ द DA वेक्टर. DA बार याद होगा. DA बार मैं ड्रॉ कर रहा हूं. सी दिस. ये DA बार है. देखो DA बार कैसे ड्रॉ किया. DA बार इज परपेंडिकुलर ऑन दैट एरिया. DA एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. दैट इज अ DA बार. ये हो गया. ठीक है. ये जो आपने DA लिया है दिस DA दैट यू हैव टेकन. हाँ ये DA आपने सिलेंडर की कर्व सरफेस पे लिया है. दिस DA आई हैव टेकन ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर. ये देखो यहाँ पे भी मैं अगर एक DA ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Here I am also taking one DA. यहाँ पर भी एक DA लिया है. तो आप सोचेंगे कि ये DA क्यों लिया है या कहाँ पे लिया है. ये DA मैंने लिया है ऑन द प्लेन सरफेस टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर. ये ऊपर की प्लेन सरफेस पे लिया है. लेकिन ये जो DA लिया है मैंने देखो इट इज टेकन ऑन द कर्व सरफेस. दोनों DAs में फर्क ये है कि दोनों DA वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग है. सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DA बार ओवर हियर. ये DA बार जो है इट इज वर्टिकल. यहाँ पर जो DA बार है इट इज हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे मैंने ऐसे दो ले लिए. DA ऑन द कर्व सरफेस एंड दिस DA ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर. ठीक है. तो अब पहले आप क्या करो यहां तक ड्रॉ कर लो. सबसे पहले ड्रॉ अप टू हियर. ये ड्रॉ कर लो आप. ठीक है. हो गया ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेप 2 मैंने कर लिया. स्टेप 2 यही होता है कि ड्राइंग द DA वेक्टर. DA बार मैंने ड्रॉ कर लिया. अब स्टेप 3 पे जा रहा हूँ. स्टेप 3 होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करो. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करना है. E वो E शो करना है. देखो ये जो P पॉइंट है ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मैं बता रहा हूँ आपको. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज इन दिस डायरेक्शन. ये देखो ऐसा. दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. ये मैंने कैसे फाइंड किया आई विल टेल यू. बट यही है डायरेक्शन ऑफ E. यहाँ पर भी यहाँ पर जो आपने एरिया ली है ना यहाँ पर आपको चाहिए. यहाँ पर भी E का डायरेक्शन ऐसा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E. स्टूडेंट E का डायरेक्शन ऐसा रहेगा. सी दिस. ये मैंने कैसे फाइंड किया आई विल टेल यू. E का डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लो. ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ E. हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो.
ठीक है। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ई का डायरेक्शन कैसे बनाया, हाउ डू आई ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ ई, इफ यू आर कंफ्यूज्ड हाउ डू डायरेक्शन ऑफ ई आई हैव फाउंड, तो यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ। सी एट दिस स्मॉल डायग्राम, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। लुक हियर, थिंक ये सिलेंडर है, सिलेंडर को पॉजिटिव चार्ज गिवन है लाइक दिस, ये देखो पॉजिटिव चार्ज गिवन है। अब मैं वो ड्रॉ करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड दे टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, याद है? ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होंगी ना, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी कट नहीं करती है, तो वो यहाँ से कैसे निकलेंगी? दे विल कम पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो जो इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइंस ई का डायरेक्शन ही हमको बताती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। कैसा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल है, सिलेंडर इज वर्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ई इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर भी मैंने वही किया है, सिलेंडर इज वर्टिकल एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। यहाँ पर आप देखोगे तो ई और डी ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे इधर, तो हियर द एंगल बिटवीन ई एंड द डी ए इज 90 डिग्री। कहीं पे 90 डिग्री एंगल है, कहीं पे 0 डिग्री का एंगल है। बस ये चीजें ध्यान में रखो जो बता रहा हूं मैं। सो आई होप दिस डायग्राम इज कंप्लीटेड। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट मैथमेटिकल स्टेप्स। अब देखो सबसे पहले हम लोग एक चार्ज डेंसिटी भी फाइंड आउट करेंगे। चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। वी विल डिस्कस लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज which is present on the cylinder per unit length. Charge on the cylinder present per unit length, charge present per unit length, it is called charge density, linear charge density. ठीक है, जितना चार्ज एक यूनिट लेंथ पे प्रेजेंट है, द चार्ज प्रेजेंट पर मीटर मैं बोल सकता हूँ, जितना चार्ज पर मीटर पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कल अगर आपको याद है, कल हमने सिग्मा डिस्कस किया था। सिग्मा क्या था? सिग्मा वॉज चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया था स्फीयर के ऊपर। स्फीयर के लिए मैंने क्या किया था? चार्ज पर एरिया फाइंड किया था, उसको बोला था चार्ज डेंसिटी। सिलेंडर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, चार्ज पर मीटर, उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्बडा। इसकी सिंबल होती है लैम्बडा। लैम्बडा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्बडा। तो क्लियर? तो जितना चार्ज 1 मीटर पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, इज लैम्बडा। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या काम है? अगर कोई पूछे कि 1 मीटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज लैम्बडा। तो 2 मीटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? 2 लैम्बडा। 3 मीटर सिलेंडर पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? 3 लैम्बडा। तो L मीटर पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? L मीटर सिलेंडर पे L लैम्बडा। ये देखो ये L मीटर है ना, दिस L मीटर इज द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, हाउ मच चार्ज इज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर, मुझे वो फाइंड करना है। तो गॉसियन सिलेंडर की लेंथ L मीटर है, इसमें L मीटर में कितना चार्ज आ जाएगा? L मीटर में चार्ज आएगा L टाइम्स लैम्बडा। 1 मीटर पे कितना चार्ज आएगा? 1 मीटर सिलेंडर पे लैम्बडा। 2 मीटर पे 2 लैम्बडा। तो L मीटर पे L लैम्बडा। L लैम्बडा इज अ चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। ये देखो L लैम्बडा लिखा है, आप भी अपने डायग्राम में लिख सकते हो। L लैम्बडा इज दिस चार्ज। ये जो चार्ज है जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर फंस गया है, ये चार्ज है L लैम्बडा। समझा? अपने डायग्राम में L लैम्बडा लिख दो। ठीक है, और ये भी आप चीज मेंशन कर लो इन योर नोटबुक। चार्ज डेंसिटी लैम्बडा,
It's a charge present per unit length. ठीक है, therefore charge inside the Gaussian cylinder, कितना चार्ज आ गया? L लैम्बडा। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इट इज L लैम्बडा। ठीक है, अब मैं गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूं, बाय गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ में अप्लाई कर रहा हूं। गॉस लॉ सेज द टोटल फ्लक्स फाई इज अ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बार डॉट डी ए बार का इंटीग्रेशन। ई बार डॉट डी ए बार, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, इट्स अ फ्लक्स थ्रू डी ए एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब इट्स अ फ्लक्स थ्रू ऑल एरियाज, तो टोटल फ्लक्स इट्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है स्टूडेंट्स गॉस लॉ। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा ये। हाँ, चलो गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो आपने इंटीग्रेशन की है ना, दिस इंटीग्रेशन जो की है, उसको मैं ब्रेक कर देता हूं दो पार्ट्स में। कैसे? पहले मैं ये ले रहा हूं ई बार डॉट डी ए बार, लेकिन यहाँ पे मैं वो सारे डी ए ले लूंगा, वो सारी एरियाज ले लूंगा, द एरियाज विच आर प्रेजेंट ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो ये जो डी ए एरियाज है ना, ये सब डी ए एरिया गॉसियन सिलेंडर के ऊपर लेनी होती है। ऑल द डी ए एरियाज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर ऑन गॉसियन सिलेंडर। तो गॉसियन सिलेंडर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कर्व सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर एंड द प्लेन सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। आपको मालूम है सिलेंडर जो होता है उसको कर्व सरफेस भी होती है और ऊपर और नीचे से प्लेन सरफेस भी होती है। तो ई डॉट डी ए में करूंगा प्लेन सरफेस के लिए, मतलब ये सारे जो डी ए में ले रहा हूं, दिस डी ए, दिस एरियाज विल बी टेकन ऑन द प्लेन सरफेस, और यहाँ पे मैं वो एरियाज लूंगा विच आर प्रेजेंट ऑन द कर्व सरफेस। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया मैंने। ठीक है, ये देखो, इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाओ स्टूडेंट्स। अब एक काम करो, डायग्राम आप खुद चेक करो, आपके पास डायग्राम है। प्लेन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस की जो प्लेन सरफेस है, उस पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी ए बार? ई और डी ए पे कितनी एंगल है वहां पर? एनीबॉडी? 90 है ना? प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए 90 है ना? सो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई बार डॉट डी ए बार को अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, ई बार डॉट डी ए बार, डॉट प्रोडक्ट होती है यहाँ पर। तो ई डॉट डी ए को सॉल्व करोगे, सो इट विल बी ई डी ए कॉस थीटा। थीटा आपने बताया 90, सो इट बिकम ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 इज 0, इसके लिए ये जो इंटीग्रेशन है 0 हो जाएगा। इधर मैं रीजन लिख सकता हूं ऐसे, फॉर प्लेन सरफेस ई बार परपेंडिकुलर टू डी ए बार है। प्लेन सरफेस के लिए ई बार इज परपेंडिकुलर टू डी ए बार, क्योंकि ई और डी ए परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 आता है। अब आते हैं कर्व सरफेस पे। ठीक है, ये देखो, ये कर्व सरफेस है, ये वाली, यहां पर ई और डी ए में 0 डिग्री की एंगल है। तो कर्व सरफेस के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, यहां पर लिखेंगे ई डी ए कॉस 0, ये सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो गया, इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये जो आपकी कर्व सरफेस है ना, गॉसियन सिलेंडर, देखो आप लोग अपना डायग्राम खुद देखो। गॉसियन सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस, उन सारे पॉइंट्स पे ई सेम होगा, बिकॉज ऑल दोस पॉइंट्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सिलेंडर। देखो, गॉसियन सिलेंडर के ऊपर, ये जो गॉसियन सिलेंडर है ना, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ये देखो ऐसे, टेक एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर,
ऑन द कर्व सरफेस आई एम टॉकिंग, वो सारी पॉइंट्स सिलेंडर से सेम डिस्टेंस पर होंगी। इन सारी पॉइंट्स पे यू टेक एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सिलेंडर, उस सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। मतलब ये E सेम है इन मैग्नीट्यूड, E विल बी सेम एवरीवेयर, E बाहर आएगा, इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dA equal to charge inside the Gaussian cylinder divided by epsilon naught। अब एक बात, यहाँ पे आप सिर्फ कर्व सरफेस ले रहे हो ना, ये टॉकिंग ओनली अबाउट कर्व सरफेस, सो इंटीग्रेशन ऑफ dA will give you total area of the curve surface। इससे आपको हाँ, इससे you will get the area of the curve surface। What's the curve surface area of cylinder? 2 pi RH। अमन कुमार बोल रहा है 2 pi RL, 2 pi RL। अमन कुमार का आंसर ये है, आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, अमन कुमार इज सेइंग दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल स्मॉल एरियाज। बाकी स्टूडेंट अपना दिमाग लगाओ और खाली कंफर्म करो ये राइट है कि रॉन्ग है। थोड़ा सोचो, सिलेंडर की कर्व एरिया कितनी होती है, कर्व सरफेस एरिया, इज इट राइट और रॉन्ग जो लिखा है 2 pi RL, वो खाली को जज करना है। एनीबडी? हाँ, अभी किसी, हाँ अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 2 pi RH होता है। हाँ बराबर है, 2 pi RH होता है। H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे आपकी सिलेंडर की हाइट कितनी है, L है ना, तो 2 pi RL सही है ना भाई। H क्या हमेशा H ही लिखेंगे क्या? ये करेक्ट है स्टूडेंट। 2 pi RL इज अ कर्व सरफेस एरिया, कर्व एरिया ऑफ द सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर। यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर की वो सारी एरियाज लेंगे जो कर्व सरफेस पे है। 2 pi RL करेक्ट है इंटू E, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब जिसको मैं पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। लिसन टू माय क्वेश्चन। शक्ति थेवर, शक्ति थेवर, माइक ऑन करो एक मिनट। हेलो सर। हाँ शक्ति, हाँ, ये आपका जो प्रूफ चल रहा है उसमें बताओ व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, ये Q मुझे डालना है ना, दिस Q इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर, कितना है वो बताओ। एल लैम्बडा। इसमें लैम्बडा क्या होता है, व्हाट इज लैम्बडा? वेवलेंथ? नहीं, चार्ज डेंसिटी है सर। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ करो। शक्ति देवर बता रहा है कि टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर विल बी L लैम्बडा। ये मैंने आपको पहले बताया था, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज L लैम्बडा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो देखो L कट हो गया, सी दिस L cancels from both sides। What do you want to find out? You want to calculate E, correct? तो E को रख के 2 pi और वहां पे शिफ्ट कर दो, so ultimately you'll get E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R। ये फॉर्मूला आएगी देखो, E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R। It is a formula for E at point P outside the charge cylinder। ये फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन 2 pi epsilon 0 स्मॉल r। ठीक है, ये पहले प्रूफ लिख दो फिर मैं आगे बताता हूं। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? सी जो अभी बोल रहा है कुछ स्टूडेंट, मेरा कुछ भी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रहा है, आप मैसेज करके बताओ चलेगा। आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैसेज एटलीस्ट। आई थिंक सृष्टि त्रिपाठी है, सृष्टि त्रिपाठी यू कैन मैसेज। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपने लैम्बडा क्यों लिया सर?
जो आपने ये लिया है गॉसियन ये लिया सिलेंडर सर, उसके अंदर तो बस लैम्डा चार्ज है ना, और आपने एल लैम्डा लिया, वो नहीं समझ में आया। देखो लैम्बडा चार्ज जो है ना वो यूनिट लेंथ पे प्रेजेंट है, इट्स अ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। सृष्टि आपके सामने मैंने स्टार्टिंग से लिखा है डेरिवेशन, यही स्टार्टिंग है आई थिंक। डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, डायग्राम के बाद ये स्टार्टिंग है। हाँ देखो लैम्बडा जो है ना, लैम्बडा इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ। पहले उसको समझो, 1 मीटर पे जितना चार्ज है ना वो लैम्बडा है। लैम्बडा इज अ चार्ज ऑन 1 मीटर। जैसे आप होटल में जाते हो तो आपको वो एक डिश का प्राइस बताते हैं, आप बोलोगे ये डिश कितने की है, तो वो एक डिश का प्राइस बताएंगे ना, वो बताएंगे कि 10 डिशेस का प्राइस कितना है, एक डिश का प्राइस बताएंगे। फिर आपको 2 डिश लेनी है 2 ले लो, 3 लेनी है 3 ले लो। एक डिश का प्राइस हर जगह बताया जाता है, एक चीज का प्राइस बताया जाता है। वैसे ही यहाँ पे 1 मीटर पे कितना चार्ज है मैंने वो बताया है, लैम्बडा। तो 2 मीटर पे चार्ज होगा 2 लैम्बडा, एल मीटर पे चार्ज होगा एल लैम्बडा। एल मीटर इज अ लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर ना, उस पे अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, इट विल बी एल लैम्बडा। हाँ सर समझा मैं समझा। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस स्टूडेंट। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाओगे तो गए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, आंसर्स आराम से आ जाएंगे, हर चीज का रीजन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सोचा करो खाली उसके पीछे। या कंप्लीटेड द प्रूफ, हो गया? यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, सो आज हमने E का फॉर्मूला बनाया। E is given by lambda upon 2 pi epsilon naught r, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। अगर आपने ऐसा किया तो फॉर्मूला बन जाएगी 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन दिस वे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। Why I did this, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यूजुअली आपको 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू याद होती है, 1/2 pi epsilon 0 की वैल्यू थोड़ी याद होती है। तो एनीबडी नोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0? किसी को पता है तो माइक ऑन करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0? 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to 9. It's 9 into 10 raised to 9. Yes, हार्डली 25% स्टूडेंट को याद होगा, आई एम श्योर। बाकी तो बोलेंगे सर हमें क्या करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, 11th में था ये। तो 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू आपको ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी गॉट दिस, 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by r, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर E ड्यू टू चार्ज सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। दिस वाज अ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन खत्म हो गया, ठीक है। We finished with the second application. Now I am going to the third application of Gauss law. तीसरे एप्लीकेशन पे जा रहा हूं मैं। See the third application now. थर्ड एप्लीकेशन क्या है ये देखो ध्यान से। सपोज ये देखो, लुक एट द डायग्राम, ये एक बॉडी है। इफ यू लुक एट इट, बॉडी का कोई भी आर्बिट्ररी शेप बनाया मैंने, इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर शेप। ये बॉडी है, द बॉडी कैन बी हैविंग एनी शेप, कोई भी शेप का बॉडी हो सकता है। इस बॉडी के ऊपर भी हमने चार्ज दिया है, सी दिस, वी आर गिवन अ चार्ज, ठीक है। और चार्ज इसकी सरफेस पे है, द चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन इट सरफेस। चार्ज अंदर नहीं गया है, सरफेस पे ही है सिर्फ। कल मैंने बताया था, इफ यू टेक अ गुड कंडक्टर, मेटल्स लेंगे तो मेटल की सरफेस पे चार्ज होता है। इन केस ऑफ मेटल चार्ज अंदर नहीं जाता है, उसका रीजन मैं बता दूंगा आगे चल के, बट रिमेंबर चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस इफ इट इज कंडक्टर, मींस इफ इट इज मेटल। तो ये जो चार्ज मैंने रखा है
ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है ना, इसके बहुत ही नियर, वेरी नियर टू दिस चार्जेस, यहां पर एक पॉइंट है P, see this P point, ये P point very near to the charge है, very near to the charge। इस P point पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, that is my third application। We want to find electric field E at point P, which is very near, which is very near to the charge conductor of any shape। तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है to find E near the charged conductor, और इस कंडक्टर की शेप क्या है, ऐसे कोई भी शेप हो सकती है, so it is a charge conductor of any shape, शेप कुछ भी हो सकती है। This is a derivation that we are going to start, ठीक है। अब हेडिंग पुट कर लो और चाहे तो ये डायग्राम भी बना लो, इट्स ओके, यू कैन ड्रॉ। P पॉइंट थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे लेना, इट शुड बी नियर द सरफेस। ये ड्रॉ कर लो स्टूडेंट, पहले ड्रॉ बिगर डायग्राम, लिटिल बिट बिगर। ओके, कंप्लीटेड। हाँ, इसमें वापस बता रहा हूं मैं, P पॉइंट नियर द चार्ज होना चाहिए, मतलब नियर। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर P पॉइंट अगर दूर ले लिया तो क्या होगा, दूर थोड़ा डिस्टेंस पे ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ये P पॉइंट थोड़ा सा दूर ले लोगे, इफ यू टेक समवट अवे, तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल लाइंस पहुंचेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो इस शेप पे डिपेंड करेगी। अलग अलग शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है एट ए डिस्टेंट पॉइंट। जब आप पॉइंट थोड़ा दूर लेते हो ना, इफ यू टेक पॉइंट स्लाइटली अवे, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शेप पे डिपेंड करती है। मतलब स्फीयर होगा तो वो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सिलेंडर होगा तो वो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर आप नियर बाय पॉइंट लोगे, इफ यू टेक पॉइंट P इन वेरी नियर टू द कंडक्टर, नियर बाय क्या होता है, नियर बाय लेंगे तो हर शेप, कोई भी आप शेप ले लो, हर शेप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मोर और लेस सेम ही होगी। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप सिलेंडर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, देखो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्फीयर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, ऐसे। आप बोलेंगे सर क्या फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। दूर आप पॉइंट लेंगे ना, इफ यू टेक पॉइंट समवट अवे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इफ यू टेक पॉइंट अवे, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो शेप पे डिपेंड करती है। अलग अलग शेप्स के लिए ई अलग अलग आएगा। आपका सिलेंडर के लिए अलग ई आया था और स्फीयर के लिए फॉर्मूला अलग आई थी। लेकिन अगर आप नियर बाय लोगे ना, इफ यू टेक नियर बाय, तो कोई भी शेप हो, इट डजंट मैटर, नियर बाय सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी निकलेगी। सो काम करेंगे, वी विल फाइंड द ई नियर बाय, वी विल नॉट गो अवे, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अभी आई एम स्टार्टिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉइंग द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। तो देखो मैं गॉसियन सरफेस कैसे बना रहा हूँ, लुक हियर, ये जो P पॉइंट है ना, ठीक है, P पॉइंट के अराउंड मैं एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ। ये देखो, आई एम ड्रॉइंग अ स्मॉल एरिया अराउंड P पॉइंट। ये एरिया है DA। DA इज अ एरिया विच इज ड्रॉन अराउंड P पॉइंट। ये देखो, सिमिलरली एक और DA एरिया मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। हियर ऑल्सो आई एम ड्रॉइंग DA एरिया, सी दिस, यहाँ पर भी मैंने DA एरिया बना लिया, देख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो दो बार मैंने DA एरिया बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों DA एरिया को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये देखो,
तो देखो एक सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना। आपको ये बहुत बड़ा सिलेंडर लग रहा होगा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर नहीं होगा, ये बहुत शॉर्ट सिलेंडर है। इट्स वेरी शॉर्ट सिलेंडर एक्चुअली, बिकॉज पी पॉइंट और यहाँ पे जो आपने एरिया लिया ये सब क्लोज टू द सरफेस है, दे आर वेरी क्लोज टू द सरफेस। पी पॉइंट इज ऑल्सो नियर द सरफेस। ये जो अंदर एरिया लिया है ये वाला एरिया, ये भी नियर द सरफेस है। तो सिलेंडर एक्चुअली में ऐसा है, लेकिन हमने थोड़ा बड़ा बनाया है सो दैट इट विल बी विजिबल, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये है गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। तो ये है आपकी गॉसियन सरफेस, ठीक है। ड्रॉ कर लो मेरे साथ, ड्रॉ करो ये। टेक द डीए एरिया आउटसाइड एंड टेक द वन डीए एरिया इनसाइड और ज्वाइन कर दो, इट बिकम गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब दूसरा स्टेप अगर आपको याद है, दूसरा स्टेप यही होता था कि आपको डीए एरिया ड्रॉ करनी होती थी। यू आर ड्रॉइंग द डीए एरिया। यहाँ पर ऑलरेडी डीए एरिया है, ये देखो डीए एरिया तो दिख रही है ऑलरेडी। सिर्फ मुझे डीए वेक्टर को ड्रॉ करना होगा। आई वांट टू ड्रॉ डीए वेक्टर। तो ये देखो डीए वेक्टर, सी दिस डीए वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द डीए एरिया। ठीक है, अब स्टूडेंट समझा ये? हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ डेंसिटी के ऊपर। आई वांट टू फाइंड डेंसिटी। ये देखो, ये जो पूरा चार्ज है ना, थोड़ा सोच के बताओ आप लोग, ये जो पूरा चार्ज है, ये चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया पे फैला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर लेंथ पे फैला हुआ है? द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया। क्या लगता है? एरिया के ऊपर फैला हुआ है ना? एरिया। हाँ, अगर एरिया के ऊपर चार्ज है, यस इट इज एरिया, करेक्ट। ठीक है, तो अगर चार्ज एरिया के ऊपर है ना, तो हम लोग डेंसिटी वो वाला डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया वाला डेंसिटी। ठीक है, सो आई होप आपने डायग्राम बना लिया है। तो अभी हम लोग ये वाला डेंसिटी डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज जो चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा, लेट सपोज सिग्मा इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जितना चार्ज प्रेजेंट है वो है सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा को आप चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, इट्स अ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये आप लिख लो, इट्स चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात बताओ, जितना चार्ज एक यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है, यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, जितना चार्ज एक यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है, मतलब वन एरिया पे प्रेजेंट है, वो है सिग्मा। चार्ज प्रेजेंट ऑन द 2 एरिया, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा? 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? 3 सिग्मा। सो इसी तरीके से डीए एरिया जो है, अगर मैं एक डीए एरिया ले लूं, डीए एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? डीए एरिया पे चार्ज प्रेजेंट होगा सिग्मा इंटू डीए, डीए इंटू सिग्मा। ठीक है, चार्ज अगर हम लोग डीए एरिया ले रहे हैं बॉडी के ऊपर, इफ यू टेक द डीए एरिया, तो डीए एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा इट विल बी सिग्मा इंटू डीए। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लो आप पहले, मेरे साथ लिखते जाओ स्टूडेंट। ठीक है, लिख लिया? हाँ, अब मैंने ये क्यों बताया चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीए एरिया, वो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो डीए एरिया है ना, ये तो आपने बॉडी के बाहर ली है, दिस वी आर टेकन आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, डोंट वरी। इधर डीए एरिया आपने बिल्कुल अंदर ले लिया, दिस डीए एरिया इज वेरी मच इनसाइड। मैंने कहा था अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। तो एक्चुअली देखो, ये दोनों जो एरियाज है ना डीए, यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट हियर एंड हियर। लेकिन बात ये जो गॉसियन सिलेंडर आपने ड्रॉ किया है, गॉसियन सिलेंडर देखो बॉडी को कट करते हुए जा रहा है। गॉसियन सिलेंडर इज कटिंग द बॉडी, इट इज पियर्सिंग थ्रू द बॉडी। तो
आपको पता है ये जो गॉसियन सिलेंडर है वो बॉडी को कट करते हुए अंदर जा रहा है, तो वो बॉडी की जितनी एरिया कट कर रहा है, दिस मच एरिया, सी दिस एरिया, ये देखो एरिया जिसको मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, ये जो एरिया है इतनी एरिया को कट करते हुए ये अंदर जा रहा है ना, ये एरिया कितनी होगी जिसको कट करते हुए अंदर जा रहा है, ये एरिया भी डीए होगी ना, इट इज ऑल्सो डीए एरिया। तो इस एरिया के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ये जो एरिया ना ब्लैक कलर से दिख रही है, इट्स अ एरिया ऑन द बॉडी, ये एरिया बॉडी के ऊपर लिए मैंने, ये एरिया कितनी होगी, ये भी डीए एरिया ही होगी, दिस एरिया इज ऑल्सो डीए, देख लो ये। तो ये जो एरिया है ब्लैक कलर से जो मैंने शेड किया है, ये जो एरिया है ये इस सरफेस पे प्रेजेंट है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस, और ये एरिया कितनी है, डीए। तो इस एरिया पे चार्ज कितना होगा, डी एरिया पे चार्ज आपने लिखा है कितना होता है, डी एरिया पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी। सो ये जो ब्लैक कलर की एरिया है ना स्टूडेंट, इस पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी। तो ये मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि दिस इज अ चार्ज सिग्मा इंटू डी, इट इज अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज फंस गया दिख रहा है, गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो है सिग्मा इंटू डी। देखो अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको पहले फाइंड करना होता है कि हाउ मच इज अ चार्ज इनसाइड द सरफेस, हाउ मच इज अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है सिग्मा इंटू डी। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके पूछो, और अगर नहीं है कंफ्यूजन तो ये ड्रॉ कर लो, ये लिख लो सिग्मा इंटू डी। सिग्मा इंटू डी इज अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर, लिख लो ये। सर हाँ, वो क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर वो आउटर सरफेस पे डीए कैसे आया जब वो कट किया तो? देखो आपने ये जो रेड कलर का गॉसियन सिलेंडर बनाया है, दिख रहा है गॉसियन सिलेंडर, यस सर। ये जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी ये है, देखो रियल बॉडी को कट करते हुए अंदर जा रहा है कि बिना कट करके अंदर जाएगा, मतलब करके जा रहा है सर। तो जो रियल बॉडी है, द रियल सरफेस जो है, रियल सरफेस, उसकी कितनी एरिया को कट करते हुए अंदर चला जाएगा। सर वो तो अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ही डीए कट करेगा ना, पर अगर हाँ, वो ऐसा, हाँ बराबर है, हम लोग वही अज्यूम करें कि परपेंडिकुलर है ऑलमोस्ट। ओके सर। थोड़ा लेना पड़ेगा, उसमें डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन ही होगा फिर वो। ओके सर। हाँ डी ही है वो, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ये डायग्राम क्लियर है एंड यू अंडरस्टूड दैट सिग्मा इनटू डी इज अ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोग रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, ये रेडी टू अप्लाई गॉस थ्योरम। तो देखो बाय गॉस लॉ, integration of E bar dot dA bar. Remember, E bar dot dA bar is a flux through the dA area. The flux passing through dA area is E bar dot dA bar. तो ये हो गया total flux. Integration मतलब total flux. It's a total flux through entire surface, Gaussian surface. It's equal to charge inside the Gaussian surface divided by. आप लोगों को गॉस लॉ आता है नो डाउट, फिर भी अगर मीनिंग में कंफ्यूजन होता है तो मैं बता रहा हूँ, गॉस लॉ गॉसियन सरफेस पे लगता है। ये देखो, दिस इज अ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर, डीए इज अ एरिया टेकन ऑन द गॉसियन सिलेंडर, दिस इज अ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर, इट्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन गॉसियन सिलेंडर के लिए होता है। अब देखो आपने गॉसियन सिलेंडर आपने ड्रॉ किया है, सिलेंडर वापस आपने ड्रॉ किया, पहली वाली डेरिवेशन में भी आपने सिलेंडर ही ड्रॉ किया था, गॉसियन सिलेंडर। तो सिलेंडर जब भी आता है ना तो हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, कर्व सरफेस एंड प्लेन सरफेस। इस इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, आई विल ब्रेक दिस इंटीग्रेशन इनटू टू पार्ट्स। एक होगा यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में मैं वो सारी एरियाज लूंगा, द एरियाज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन सरफेस, और यहाँ पे मैं वो सारी एरियाज ले लूंगा which are present on curved surface of Gaussian cylinder. ऐसे पहले भी किया था, वही है, equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught. ठीक है,
अब एक काम करो, पहले कर्व सरफेस से चालू करते हैं। लुक एट द कर्व सरफेस। ये देखो, ये जो सरफेस है ना, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, आप ड्रॉ मत करना, जस्ट लुक एट इट। ये जो सरफेस है ना, दिख रहे हैं, ये कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस के लिए आप थोड़ा चेक करोगे ना, तो E और DA के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगी। E ऐसा होगा, दिस इज E एंड दिस विल बी DA। ये DA ऐसा होगा। कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस के लिए एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन E एंड DA विल बी 90 डिग्री कर्व सरफेस के लिए। दैट्स व्हाई दिस इंटीग्रेशन विल बिकम 0। उल्टा है, देखो इस बार उल्टा है, कर्व सरफेस के लिए 0 आएगा। फॉर कर्व्ड सरफेस, in fact E will be perpendicular to the DA। प्लेन सरफेस के लिए इनफैक्ट होगा, देखो सिलेंडर की जो प्लेन सरफेस है वो ये वाली है, दिस इज अ प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे मैंने आपको DA का डायरेक्शन बताया था, द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ E। E का डायरेक्शन भी यही रहेगा, सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ E। देखो यहाँ पे E का डायरेक्शन मैंने कैसे बनाया, मैं नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट 2 डेरिवेशन से समझा रहा हूं मैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ E। अब आप खुद सोचना, हाउ डू आई गॉट द डायरेक्शन ऑफ E। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेन सरफेस है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए E और DA सेम डायरेक्शन में है, दैट इज एंगल इज 0 बिटवीन देम। इनफैक्ट प्लेन सरफेस के लिए ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट E DA cos 0 लिखेंगे। इट इज फॉर प्लेन सरफेस। ठीक है, एक बात बताओ, प्लेन सरफेस में ये भी तो आता है ना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में ये भी आता है। एनीबडी नोस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगा? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, देयर इज नो चार्ज, चार्ज बाहर है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाती है, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं जाती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये वाला प्लेन सरफेस लेके कुछ फायदा नहीं है। ये वाली प्लेन सरफेस लोगे ना, तो यहाँ पे E ही 0 है, E 0 है। अगर E ही 0 है तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा ना, तो अंदर वाली प्लेन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन 0, मतलब E 0 होगा। सिर्फ आपको पता है कौन सी प्लेन सरफेस लेनी है, बाहर वाली प्लेन सरफेस। ये जो आपने प्लेन सरफेस ली है ना, उसमें खाली इतना याद रखो कि अंदर वाली प्लेन सरफेस भी नहीं है, उसके लिए भी 0 हो गया इंटीग्रेशन। सिर्फ बाहर वाली जो प्लेन सरफेस है वही लेनी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आपने लिखा है, नो डाउट। इंटीग्रेशन मतलब सारी प्लेन सरफेसेस हम लोग लेंगे, विल टेक ऑल द प्लेन सरफेसेस। उसमें भी बाहर वाली प्लेन सरफेस सिर्फ लेनी है, अंदर वाली जो प्लेन सरफेस है उसके लिए 0 है। ठीक है, सो अभी देखो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, मैं अभी क्या करने वाला हूँ वो देखो। cos ऑफ 0 डिग्री विल बी 1, EDA का इंटीग्रेशन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA विल बी E into DA, दैट्स इट। इंटीग्रेशन गुम हो जाएगा। अब ठीक है, अगर आपने पूरा इंटीग्रेशन गुम हो गया, ये क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सारी प्लेन सरफेसेस आपको लेनी है, यू टू टेक ऑल द प्लेन सरफेसेस। मैंने बताया बाहर वाली प्लेन सरफेस लेनी है, अंदर वाली प्लेन सरफेस के लिए तो E डॉट DA 0 आएगा, सिर्फ बाहर वाली प्लेन सरफेस लेनी है, तो ये मैंने बाहर वाली प्लेन सरफेस ली है। इट्स DA इज अ एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेन सरफेस। इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, सिर्फ EDA आएगा। ठीक है, तो देखो वापस एक बार लास्ट समझा देता हूँ। कर्व सरफेस के लिए तो 0 है, वो आपको समझ गया, क्योंकि कर्व सरफेस जब आप लोगे ना, E एंड DA आर परपेंडिकुलर। गया ये प्लेन सरफेस को भी, चलो एक काम करो, प्लेन सरफेस को भी 2 पार्ट में स्प्लिट करो, आउटर प्लेन सरफेस एंड इनर प्लेन सरफेस। आउटर प्लेन सरफेस, इनर प्लेन सरफेस। इनर प्लेन सरफेस के लिए E 0 है, तो उसका E डॉट DA 0 हो गया ना, तो सिर्फ आगे कौन सी सरफेस बची, आउटर प्लेन सरफेस। तो जो बाहर प्लेन सरफेस ली है आपने, सिर्फ वही बचेगा, तो वो उसका इंटीग्रेशन होगा, करने की जरूरत ही नहीं इंटीग्रेशन, विल बी जस्ट E डॉट DA। E डॉट DA विल बी इक्वल टू
चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख लो यहां तक, समझा ना? हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर इज सिग्मा इंटू डी ए, ये मैंने बताया था पहले, सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, तो डी ए कट, E कितना मिला? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला। इट इज नथिंग बट E नियर द कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, जो चार्ज बॉडी है, उसके नियर बाय ये E की फॉर्मूला है। देख लो पूरा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर E कहाँ गया मतलब इंटीग्रेशन कहाँ गया ये सब? अरे इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपको सारी एरियाज लेनी है एक एक करके। तो मैंने एक एक करके सारी एरियाज ले ली। कर्व सरफेस 0 हो गया, प्लेन सरफेस में भी इनर प्लेन सरफेस के लिए 0 हो गया E डॉट डी ए, सिर्फ आउटर प्लेन सरफेस बची। तो ये है E इंटू डी ए फॉर आउटर सरफेस, आउटर प्लेन सरफेस। तो अभी इंटीग्रेट क्यों करूं? हो गया ना, सारी सरफेसेस मैंने कंसिडर कर ली। ठीक है, तो ये पूरा फिनिश कर लो पहले, फिर मैं आगे समझाता हूँ। क्लियर? आज यहीं तक ऑलमोस्ट करेंगे। ठीक है, कल इसके बारे में कुछ और बताऊंगा मैं, समथिंग मोर आई विल टेल यू अबाउट दिस फॉर्मूला। ठीक है, आपके सामने